Good morning, my dear students. Welcome to class 8th, chapter first of science. That is crop improvement or crop management. आपके इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में आपने क्रॉप प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स, इन सभी चीज़ों में डिस्कस किया था, इन सभी चीज़ों के बारे में जाना था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेचुरल मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल फर्टिलिटी, यानी प्राकृतिक रूप से जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाया कैसे जाता है. ठीक है, तो देयर आर सेवरल मेथड्स थ्रू व्हिच वी कैन रिप्लेनिश सॉइल फर्टिलिटी मैनुअली और बाय नेचुरल मेथड सम अदर प्रोसेस और अदर मेथड्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो सबसे पहला स्टेप प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरली क्रॉप को उगाने के लिए सॉइल की फर्टिलिटी को ज़्यादा होना जरूरी होता है. तो सॉइल की फर्टिलिटी यानी उपजाऊ क्षमता, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को ज़्यादा प्राकृतिक रूप से भी होता है और हम अपने आप से भी कर सकते हैं. हम अपने पास से कैसे करते हैं वो आगे बताएंगे, लेकिन प्राकृतिक रूप से कैसे होता है वो देखेंगे. तो सबसे पहला होता है क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन का मतलब बेटा होता है जैसे हम लोग कोई एक फसल लगाते हैं और कंटिन्यू उसके बाद कोई फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक दालों की फसल लगाते हैं, कोई भी दालों की फसल ले लीजिए, आप अरहर ले लीजिए, उड़द की, मटर के पौधे, चने के पौधे. तो ये जो पौधे होते हैं इनमें ऐसी क्षमता होती है, ऐसी एबिलिटी होती है कि ये मिट्टी में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है प्लांट्स को नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होती है, यानी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन की ज़्यादा जरूरत होती है. और सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा को प्रॉपर बैलेंस में कौन लाता है? दलहनी फसल यानी दालों वाली फसल. तो इसलिए हमको अगर हम पूरे साल कंटिन्यूसली बिना दालों के बाकी और सारी फसलें उगाएंगे तो धीरे धीरे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी. तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई नॉर्मल ग्रेन क्रॉप लगाते हैं, दाने वाली मतलब अनाज वाली फसल, जैसे गेहूँ, चना, कुछ भी गेहूँ, चावल, बाजरा. लेकिन इसके अलावा बीच बीच में अल्टरनेटली यानी बीच बीच में हमको दलहनी फसलों को भी उगाते रहना चाहिए. तो इस विधि को हम लोग क्रॉप रोटेशन बोलते हैं. क्रॉप रोटेशन यानी नॉर्मल ग्रेन क्रॉप, पल्स क्रॉप, ग्रेन क्रॉप, पल्स क्रॉप, अदर क्रॉप, पल्स क्रॉप, मतलब हमको एक के बाद एक मतलब पल्स क्रॉप को ग्रो जरूर करना चाहिए जिससे कि जो सॉइल हो उसकी फर्टिलिटी प्रॉपर बैलेंस में बनी रहे. तो इस विधि को हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन. लीविंग द फील्ड फेल, अगर हम कंटिन्यूसली अधिक समय तक किसी भी जमीन पर, किसी भी भूमि पर खेती करते रहते हैं तो वहाँ पर जो क्रॉप होती है, क्रॉप के प्लांट्स होते हैं, क्रॉप प्लांट्स, वो सॉइल से अपने सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस प्रकार से सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, उपजाऊ क्षमता होती है, वो कम हो जाती है. तो किस तरीके से, अब हमको तो एडिशनली तो कुछ करना नहीं क्योंकि प्राकृतिक मेथड की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं जो खेत होता है उसको ऐसे छोड़ देते हैं. लीविंग द फील्ड फेल, ऐसे छोड़ देते हैं, एक फसल दूसरी फसल, एक साल हमने छोड़ दिया, 2 साल छोड़ दिया, तो जो सॉइल होती है वो अपनी उपजाऊ क्षमता को वापस से रिस्टोर कर लेती है और फिर से हम उस पर वापस एग्रीकल्चर कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम ये 2 मेथड होते हैं जो नेचुरली हम जिसे देखते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, और जो आर्टिफिशियल मेथड होते हैं तो जैसे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फर्टिलाइजर, मैन्योर अगर हम लोग एडिशनली मिला देते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इरिगेशन. इरिगेशन हिंदी में बोलते हैं सिंचाई करना, यानी किसी भी क्रॉप को देख लीजिए तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, उनके सारी प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथ बनाने के लिए इरिगेशन में पानी की आवश्यकता जरूर होती है. तो क्रॉप में ऐसे हमको पानी देना चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए जिससे हमारा वाटर भी ज़्यादा वेस्ट ना हो. तो बेसिकली क्रॉप में पानी जो हम लोग सिंचाई करते हैं उससे हम इरिगेशन बोलते हैं. इसके कुछ मेथड होते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो परंपरागत होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड होते हैं जो पुराने समय से यूज़ होते आ रहे हैं. कुछ मॉडर्न मेथड भी डेवलप किए गए हैं बाय साइंटिस्ट, मतलब कुछ टेक्नोलॉजीज भी यूज़ की जाती है, कुछ मतलब अगर आप लेवल बोले तो जुगाड़. ठीक है, तो इसके मतलब क्या हुआ कि जो पुराने मेथड है उनमें भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करके
हम ऐसा कुछ रास्ता निकालते हैं, ऐसे कुछ विधि बनाते हैं, ऐसे तरीके बनाते हैं कि हमारा पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो वाटर इज़ वेरी प्रीशियस टुडे। सो जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड है, तो सबसे पहले अगर हम मेथड से भी पहले हम बात करें कि जो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन होते हैं, हम सिंचाई कैसे करते हैं, तो पुराने ज़माने से देखते चले आ रहे हैं, नदी नाले, जो वाटर टैंक होते हैं, रिजर्वायर जैसे बांध वगैरह, इन सभी चीज़ों से, इन सभी जगहों से हम अपने खेतों में पानी देते हैं, फसलों को पानी देते हैं, इरिगेट करते हैं। ठीक है, अभी क्या है, मॉडर्न टाइम में जो ट्यूबवेल वगैरह है, इलेक्ट्रिक डीजल पंप है, ठीक है, तो इन सभी की सहायता से हम अपनी क्रॉप को इरिगेट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन यानी परंपरागत जो स्रोत होते हैं, तो सबसे पहला होता है स्विंगिंग बास्केट मेथड। स्विंगिंग बास्केट मेथड में आपने देखा होगा कि जो दो लोग होते हैं, एक बास्केट को पकड़े होते हैं और दो तरफ से रास्ते देते हैं और किसी भी नाली वाले के आसपास खड़े होते हैं और बाहर से जो एक नाली बना देते हैं खेत तक जाने के लिए, और नाली में से उठा के पानी और उस बास्केट की सहायता से दूसरे अपने कैनाल में डाल देते हैं, तो कैनाल से पानी होता होता खेत तक पहुँच जाता है। तो ये इसको हम बोलते हैं स्विंगिंग बास्केट मेथड। ठीक है, सिंपल पुली सिस्टम। सिंपल पुली सिस्टम में क्या होता है, जैसे कुआं है, कुएं के ऊपर आपने देखा होगा पुली में क्या किया, रस्सी लगा दी, एक तरफ बाल्टी डाल दी, तो नीचे वो बाल्टी जाती है और बाल्टी या बास्केट हम जो भी डालेंगे काफ़ी बड़ी होती है ताकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी आ पाए। लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर वो बड़ा हम ले लेंगे, कोई भी बकेट या कोई भी पानी ऐसा होगा जिसमें ज़्यादा पानी आएगा, तो हम नॉर्मली हम तो खींच नहीं सकते, तो हमको उसके लिए बैलों को लगा देना पड़ता है एक साइड से। तो धीरे धीरे क्या होता है कि बैलों को पीछे लाते हैं भागते हुए, पानी डुबाती हैं बाल्टियाँ और वो पानी आगे लाके और जब कुएं से बाहर जाता है तो उसको उठा के मैनुअली खेतों की तरफ नाली बना के उसमें डाल देते हैं। ठीक है, ये एक मोड और सिंपल पुली सिस्टम हो गया। दूसरा थर्ड है वाटर व्हील मेथड। वाटर व्हील मेथड का मतलब क्या होता है, एक व्हील हम बाहर स्टैब्लिश कर देते हैं, दूसरा व्हील हम तालाब के अंदर कर देते हैं और एक चेन बना देते हैं। चेन पर कई सारे बकेट्स लगे होते हैं और इन सारे बकेट्स में अगर हम बारी बारी देखें तो जब हम व्हील को घुमाते हैं तो वो बकेट बारी बारी जाते हैं और आते आते वो पानी को भर के खेत की तरफ छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड टाइप का चेन पंप मेथड, सेम मेथड है, उसके भी है। ढेकली मेथड एंड रहट को बोलते हैं लीवर सिस्टम। ढेकली मेथड भी आपका जो है वो दो लोगों की सहायता से होता है और रहट जो होता है लीवर सिस्टम, इसमें क्या करते हैं, ये नॉर्मली इस मेथड में अगर हम देखें तो जैसे जो कोई वाटर रिजर्वायर होता है तो वहाँ से कैनाल्स के जरिए हम डायरेक्टली खेतों में पानी पहुँचाते हैं, लेकिन इसके लिए भी हमको लिफ्ट करना पड़ता है और उसके लिए लीवर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इन सभी मेथड्स की आपको हम एक एनिमेटेड वीडियो आपको क्लास में आपके ग्रुप में वीडियो मिलेगी। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं आगे। अगर हम मॉडर्न मेथड्स की बात करें, जो हमारे पास मॉडर्न मेथड है, तो एक मेथड है हमारा ड्रिप सिस्टम और दूसरा होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। अगर हम मॉडर्न मेथड की बात करें, ठीक है, तो मॉडर्न मेथड में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दोनों डायग्राम आप देख सकते हैं, जो लिफ्ट किया जा रहा है ढेकली में और यहाँ पे लीवर सिस्टम। लीवर सिस्टम क्या होता है, हम बैलों जैसे गन्ने की मशीन देखते हैं ना, बैलों के पुराने ज़माने में जो गन्ने को पेराई होती थी, गन्ने से जूस निकाला जाता था, तो उसी तरीके से लीवर सिस्टम यहाँ पर यूज़ करते हैं और मशीन में ही हम लोग बकेट बांध के रखते हैं ताकि वो जाते जाते जो है पानी को खेतों की तरफ लौटता है। अगर हम मॉडर्न मेथड की बात करें तो क्या क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, ड्रिप सिस्टम होता है। अगर बेटा ध्यान से देखो तो इसी में आपको समझ में आ जाएगा, बड़ी फसल में बीच में छोटे छोटे फव्वारे फाउंटेन लगे होते हैं और वो घूमते रहते हैं, आपने बहुत सारे पास में भी देखा होगा। तो इन मेथड में देखते हैं तो रोटेटिंग नोजल्स होते हैं। नोजल्स मतलब होता है छोटी डिवाइस के ऊपर पाइप के ऊपर लगे होते हैं, रोटेट करती रहती है और पानी चारों तरफ इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, तो इस तरीके से क्रॉप इरिगेट हो जाती है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, पाइपिंग होती है, पाइपिंग पूरे मतलब छोटे छोटे प्लांट्स के बीच में खेतों में जाती है और जो पाइपिंग से छोटे नोजल्स बने होते हैं वहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट के रूट के पास वाटर टपकता है, वाटर पहुँचता है। और इस तरीके से ये दोनों मेथड हम लोग अगर इनको ध्यान से सोचें तो यहाँ पे इन दोनों मेथड्स की सहायता से हम देखेंगे कि जो क्रॉप है उसमें वाटर वेस्टेज बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें वीडिंग, बेटा क्रॉप में हम जब कभी भी क्रॉप एग्रीकल्चर जैसे आपने देखा होगा जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं
आप सब में एक प्लांट बहुत अच्छे से जानते हैं, बथुआ, ठीक है, शायद वो एडिबल में होता है, हम लोग उसकी दाल वाल बना के खाते हैं। तो ये जो प्लांट होता है इसको वीड बोलते हैं। ये वीड का एक मतलब टाइप है। एक्चुअली जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स विच आर ग्रोन विद द क्रॉप प्लांट्स, यानी हमारे क्रॉप के साथ में उगे, हमारी फसल के साथ उगे हुए ऐसे पौधे जो हम नहीं चाहते कि वो उगे लेकिन फिर भी उगते हैं, जिनको अवांछनीय बोलते हैं, जिनकी हमको मर्जी ही नहीं कि क्या कोई चाहता है कि हमारे घर में बथुआ उगे, नहीं चाहता लेकिन फिर भी उगता है, लोग उसका यूज करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम वीड्स बोलते हैं, ठीक है। दे आर रिमूव्ड आइदर मैनुअली और विद अ टूल कॉल्ड हैरो। हैरो आपने पहले ही वो पढ़ रखा है, हल जिसको लोग बोलते हैं, टाइप हल। और द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स, अगर हम वीड्स को रिमूव करते हैं अपने खेत से तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा सबको, क्लियर। अच्छा, एक चीज और है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें, एक्चुअली क्या होता है, ये प्लांट्स क्यों हम नहीं चाहते कि ये ग्रो करें, क्यों ये वीड्स कहलाते हैं, क्यों ये अवांछनीय पौधे कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे क्रॉप प्लांट्स के हिस्से में जाने वाले पोषक तत्वों को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो क्रॉप होती है उसका प्रोडक्शन, यानी हमारी फसल की उत्पादकता कम हो जाती है, वो फसल हमारी कमजोर हो जाती है, यानी वो फसल को नुकसान करता है। इसलिए हम नहीं चाहते कि ये उगे, तो हमें क्या करना है, फसल को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम वीड्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच डिस्ट्रॉय और किल वीड्स बट डू नॉट हार्म द क्रॉप, यानी ऐसे हम केमिकल्स आज हमारे केमिकल इंडस्ट्री में या हमारे केमिकल स्टेशन में मिलते हैं, या हमारे जहाँ से आप बीज भंडार बोले, तो ऐसे दवाएं हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो वीड्स को तो डिस्ट्रॉय कर देंगे लेकिन हमारी क्रॉप पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालते हैं। ऐसे केमिकल्स को जो वीड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, उनको वीडीसाइड्स, क्या बोलेंगे, वीडीसाइड्स। तो ऐसे जो कॉमन वीडीसाइड्स हैं उनका नाम है, एक तो आप नाम देख सकते हैं, पहला 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये नाम है वीडीसाइड का, केमिकल है, आपको पहले अच्छे से पता कि ये नाम 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। दूसरा MCPA, MCPA मतलब 2-मेथाइल 4-क्लोरो-1-फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। बेटा ये नंबर्स जो होते हैं ये आपको आगे चल के पता चलेंगे, एक्चुअल में केमिकल नेमिंग होती है केमिस्ट्री में, अगर आप आगे पढ़ोगे तो जो नेम होते हैं उन्हीं में जो ये डिजिट्स आपको लिख देंगे, ये एक्चुअली उनका नेम है, ठीक है। 2-मेथाइल 4-क्लोरो-1-फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और थर्ड टाइप है ब्यूटाक्लोर, दैट बिलोंग्स टू एसिटाइलिलाइड क्लास। एसिटाइलिलाइड क्लास मतलब केमिकल ये क्लास होती है, ठीक है, एक ग्रुप होता है जिसका एक मेंबर है ब्यूटाक्लोर, ठीक है। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। अच्छा, हम लोगों ने अभी तक केमिकल प्रोटेक्शन की, क्रॉप की प्रोटेक्शन वीड्स से करनी थी, तो हम लोग वीडीसाइड्स यूज कर लेंगे, चलो केमिकल। लेकिन फसल में वीड्स के अलावा भी हमारी फसल में बहुत सारे अदर भी एजेंट्स होते हैं, जैसे फंगस लग जाते हैं, कभी बैक्टीरिया लग जाते हैं, कभी वायरसेस लग जाते हैं, यानी डिजीज कॉज कर देते हैं, कुछ रोडेंट्स लग जाते हैं। रोडेंट्स का मतलब बेटा होता है रैट्स, ठीक है। आप रोडेंट्स, एक रोडेंट फैमिली है, उसका एक मेंबर है रैट। फैमिली मतलब एक ग्रुप, एनिमल्स का ग्रुप जिसको कहते हैं, तो उसका एक मेंबर है रैट, ठीक है। इंसेक्ट्स में देखिए लोकस्ट हुआ, बीगल हुआ, एंड टर्माइट्स। टर्माइट्स माने दीमक जिसको हम बोलते हैं ना, दीमक हुआ, भंवरे हुए काफ़ी ज़्यादा, और कभी-कभी टिड्डे, ग्रास हॉपर जिसको हम बोलते हैं, उसकी फैमिली। तो ये सारे जब लग जाते हैं किसी भी हमारी क्रॉप में, तो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खा जाते हैं पूरा, और उसको डैमेज कर देते हैं, विच ईट और डैमेज द क्रॉप। दे आर नोन एज पेस्ट। हमने आपको शायद अभी नहीं बताया, पेस्ट मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल, कोई भी लिविंग होगा वो पेस्ट कहलाएगा, PEST, नॉट PAST, PEST। पेस्ट का मतलब होता है एनी ऑर्गेनिज्म में बी पेस्ट इफ इट डिस्ट्रॉयज और डैमेजेस, इफ इट डैमेजेस और डिस्ट्रॉयज ह्यूमन और ह्यूमन बिलोंगिंग्स अबव अ क्रिटिकल लेवल, यानी किसी एक नॉर्मल लेवल से ऊपर अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म हमको या हमारी आसपास की चीज़ों को जो हमसे संबंधित है उनको डिस्ट्रॉय करता है, तो वो हमारे लिए पेस्ट होगा। कोई जरूरी नहीं कि वो इंसेक्ट हो या कोई भी हो, अगर वो ऐसा करता है तो वो पेस्ट कहलाता है, ठीक है। सो अगर हम देखें क्रॉप पर, हमारी क्रॉप्स आर आल्सो अटैक्ड बाय बैक्टीरिया, जीवाणु, फंजाई एंड फंगस एंड वायरसेस व्हिच रिड्यूस
ईल्ड बाई कॉजिंग सेवरल डिजीजेस, यानी ऐसे वायरसेस भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं जो बहुत सारे डिजीज कॉज कर देते हैं, और डिजीज कॉज करते ही यानी डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी जो क्रॉप होगी वो उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अच्छा कुछ डिजीज जो है वो फंगस डिजीज, जैसे फॉर एग्जांपल रस्ट एंड स्मट इन वीट। अच्छा गेहूं के पौधों में अगर आप देखते होंगे कभी कभी डिजीज लग जाता है तो ब्लैक स्मट बोलते हैं, मतलब ब्लैक कलर का पाउडर वगैरह रहता है। आपने मूली के पौधों पे देखा होगा, अगर कभी ध्यान से देखे हैं मूली के पौधों पे, तो उन पौधों पे व्हाइट कलर का पाउडर सिम्टम आपको दिखाई पड़ेगा, ये भी एक फंगल डिजीज है। तो ये डिजीज क्या करते हैं, हमारी जो क्रॉप होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उसका प्रोडक्शन कम कर देते हैं। तो पेस्ट से बचाने के लिए हम लोग जो केमिकल्स यूज करेंगे उनको पेस्टिसाइड्स बोलेंगे। तो पेस्टिसाइड्स में अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारे केमिकल्स हैं, तो पेस्ट किस टाइप का, अगर इंसेक्ट है तो इंसेक्टिसाइड्स बोलेंगे, अगर फंगस है तो फंगीसाइड्स बोलेंगे, अगर वीड है तो वीडीसाइड बोलेंगे, अगर हर्ब है तो हर्बीसाइड्स बोलेंगे। ठीक है, तो वो बात की बातें हैं। हम यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स के एग्जांपल देखते हैं, तो एक तो है डीडीटी। डीडीटी आप लोग बहुत अच्छे से नाम जानते हो, तो इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, और बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसके अलावा मैलाथियोन और सम एग्जांपल्स और इंसेक्टिसाइड और ऑफ इंसेक्टिसाइड, यानी ये सारी जो दवाएं हैं ये इंसेक्ट्स को किल करेंगी। फंगीसाइड्स में सल्फर हो गया, कॉपर सॉल्ट्स हो गए, ये फंगस को किल करते हैं, फंगस को किल क्या मतलब डिस्ट्रॉय करेंगे, खत्म करेंगे। इसके अलावा रोडेंटिसाइड्स में आर यूज अगेंस्ट रोडेंट्स, तो रोडेंटिसाइड्स में कौन सा आता है, जिंक फॉस्फाइड आता है, वारफेरिन, ये केमिकल्स नेम है जो कि आपको आसानी से मार्केट में मिल सकते हैं। प्रिकॉशंस, जैसे कि आप लोग नॉर्मली जानते होंगे चूहे मारने की दवा, लोग बोलते हैं चूहे मारने की दवा, दैट इज जिंक फॉस्फाइड, वो और कुछ नहीं जिंक फॉस्फाइड है। ठीक है, प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व बाय यूजिंग पेस्टिसाइड, अगर हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, केमिकल यूज कर रहे हैं, तो जैसे हम किसी भी पेस्ट को मारने के लिए लिया है, अगर वो गलती से हमारे मुंह में लग जाता है, खुद के या बच्चों के मुंह में लग जाता है, खाने में, नाक में, यानी नॉर्मली हमारी स्किन में लग जाता है, तो हमको डैमेज करेगा। ठीक है, तो हमको उससे अपने आप को प्रॉपरली दूरी बना के रखनी है, और जब हम यूज करें तो प्रॉपर ग्लव पहन ले, मास्क पहनना चाहिए, यानी जो भी हमारे सेफ्टी किट्स हैं उसको हमें प्रॉपरली यूज करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्रॉप को प्रोटेक्ट कर ले जाते हैं। देन बात आती है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई, फसल को काटने के लिए ये सीजन, आप सब लोग जानते हैं, हंसिया बोलते हैं इसको। तो फसल को काटने के लिए, फसल को जब हम काटते हैं, मैच्योर हो जाती है हमारे फसल को काटने के समय, तो उसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं, कटाई होती है। ठीक है, और हार्वेस्टिंग के बाद में हमारा मेन पर्पस क्या होता है, ग्रेन जो हमारे दाने हैं, अनाज है, उसको क्रॉप से अलग करना है। ठीक है, दैट इज थ्रेशिंग। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो हमारे फसल का एडिबल पार्ट होता है, खाने योग्य भाग, जैसे अगर गेहूं के केस में बात करें तो गेहूं को नॉर्मली क्या करना, जो उसका प्लांट होता है उससे अलग करना, थ्रेशिंग कहलाता है। ठीक है, तो थ्रेशिंग अब बहुत सारी चीज़ों अलग की बात करेंगे, चावल की बात करते हैं, तो जैसे जो हम चावल अलग करते हैं उसको नॉर्मली थ्रेशिंग ही बोलेंगे वहाँ भी। ठीक है, और इसके बाद जो थ्रेशिंग के बाद जो भूसा बन जाता है, भूसा स्ट्रॉ वगैरह, ठीक है, उसमें से हम लोग हवा के द्वारा या आर्टिफिशियली या फिर नॉर्मली जब हवा चलती है उसमें क्या करते हैं, हमारे जो ग्रेन्स होते हैं उनको स्ट्रॉ से या चाप से अलग करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, विनोइंग कहलाती है। क्या कहलाएगी, विनोइंग, थ्रेशिंग और विनोइंग। ठीक है, अब हमारे पास हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन हुआ या हमारा जो ग्रेन हुआ, ये हमारी क्रॉप से या चाप से या भूसे से अलग हो गया। अब यानी हमारे पास प्योर ग्रेन हो गया, यानी अनाज हो गया। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जो ग्रेन है इनको स्टोर करते हैं, यानी स्टोरेज करने के लिए हमारे पास स्टोर रूम होने चाहिए। और स्टोर रूम कैसे होने चाहिए, तो हमको स्टोरेज करने के समय कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अवे फ्रॉम मॉइस्चर, हमारा जो ग्रेन है, जो अनाज है, उसको हमें ऐसी जगह रखना जहाँ पे मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए। प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट एंड बर्ड्स, यानी ऐसी जगह होनी चाहिए कि खुले में कहीं ग्राउंड में हमने लगा दिया तो वहाँ पे पेस्ट और बर्ड्स क्या रहेंगे। सेफ फ्रॉम रेन, यानी बारिश वहाँ पे नहीं पहुँचनी चाहिए। सीधी बात है, जब मॉइस्चर नहीं होना चाहिए तो बारिश से भी हमको उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। इन प्रॉपर बैग्स फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी प्रॉपर बैगिंग करके रखना चाहिए ताकि हमको जब कभी जरूरत पड़े
तो हमको जितना ज़रूरत हो हम उतना ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक है, अब अगर हम बात करें फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से जो हमारा फूड होता है, तो हमको एनिमल से किस तरीके से फूड मिलता है। तो अगर हम लोग देखें तो कीपिंग ऑफ, हमको एनिमल्स को रेयर करना पड़ता है, पालना पड़ता है। कीपिंग ऑफ एनिमल फॉर स्पेसिफिक पर्पज इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। ठीक है, और अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को अगर लार्ज स्केल पर इसी पर्पज से पालते हैं, रेयर करते हैं, उनकी ब्रीडिंग कराते हैं, उनके लिए फीडिंग कराते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री में जो हमारे पर्पज होते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो कितने तरीके के होते हैं, हम उनसे क्या क्या चाहते हैं। मिल्क ईटिंग एनिमल्स, यानी जो ऐसे एनिमल जिनसे हमको मिल्क मिलता हो, एग्जाम्पल काउ, बफेलो एंड गोट। मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स लाइक फिश, पोल्ट्री एंड डक। फिश, पोल्ट्री एंड डक। अब अगर हम बात करें वूल एंड स्किन यील्डिंग एनिमल्स, तो इसमें आप हमको ऊन और स्किन यानी चमड़ा कहाँ से मिलता है, तो हम इनसे इनमें क्या क्या कौन कौन से हमारे एनिमल्स आते हैं, शीप हुआ, भेड़ जिसको बोलते हैं, गोट एंड कैमल। हनी यील्डिंग सबको पता है, इसके लिए कौन होगा, हनी बी होगा। सिल्क यील्डिंग के लिए सिल्कवॉर्म होगा। और ड्रॉट एनिमल्स और एनिमल्स यूज्ड फॉर वर्क इंक्लूड म्यूल, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनका यूज हम किसी ट्रांसपोर्टेशन में कोई फिजिकल वर्क लेने के लिए करते हैं, उनको हम ब्रॉड एनिमल्स बोलते हैं, जैसे खच्चर हुआ, म्यूल, डंकी, हॉर्स, बुलॉक एंड कैमल। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस दिखाई जा रही हैं। ये एक्सरसाइज आप लोग वीडियो को रोक के और यहाँ से देख सकते हैं, और इन एक्सरसाइजेस को आप अपनी बुक में करेंगे, आप कॉपी में नहीं करेंगे, बुक में करेंगे। देन आपको पेंसिल से करके और इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर करना है, सेंड करना है। ठीक है, तो एक ये आपकी एक्सरसाइज है, और एक दूसरा आप एक और एक्सरसाइज देख लीजिए, एक ये एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आपको आज के लिए अब ये यहाँ से चैप्टर आपका यहाँ से फिनिश हो जाता है, और ये जो आप एक्सरसाइजेस हैं ये आप बुक में करके आप ग्रुप में सेंड करेंगे। सभी लोग वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको सब सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं कंफ्यूजन है देन आप क्वेश्चन करिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपको उसका समाधान दिया जाएगा। थैंक्स ऑल।